क्या फ्यूचर्स ट्रेडिंग हराम है या हलाल है? क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है या हलाल है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये सब आप लोगों का क्लियर करने वाला हूं, आप लोगों को समझाने वाला हूं। मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, और मैंने इस 3 साल के अरसे में क्या सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। सही है। देखो, इस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग को जब भी हराम कहा जाता है ना, तो उसमें सबसे बड़े 3 रीजन दिए जाते हैं। पहला रीजन होता है इंटरेस्ट का, सूद का, इसको हम कहते हैं अब अरबी जबान में रिबा। दूसरा रीजन होता है अंडरलाइंग एसेट्स को और ना करना, यानी कि ओनरशिप ना रखना एसेट के ऊपर, या उसको हम कह सकते हैं कि माल पे मलकियत ना रखना। और तीसरा रीजन होता है गरर, सही है, धोखा। सही, ये 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से ट्रेडिंग को या इस इंडस्ट्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग को या फ्यूचर्स ट्रेडिंग को हराम कहा जाता है। सही है। तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। सबसे पहले आपको ना बेसिक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इस्लाम ने जब भी किसी चीज़ को हराम या हलाल किया, उसके पीछे एक प्रॉपर रीजनिंग दी है, एक रीज़न दिया है। सही है। एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ मैं। अगर हम शराब को लें, क्या शराब हराम है या हलाल है? आप लोगों को पता है शराब हराम है। उसके पीछे रीजन क्या है? हमें पता है उसके पीछे रीजन ये है कि शराब पीने के बाद हम मदहोश हो जाते हैं, हम कोई भी गलत काम कर सकते हैं, कोई भी गुनाह कर सकते हैं, जिसकी वजह से शराब को हराम कहा गया है। लेकिन अगर हम शराब को किसी दवाई में यूज करते हैं कि वो हराम है हलाल है, फतवे मौजूद हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, शराब देन हलाल हो जाती है। रीजन पीछे से हटा, वो चीज हलाल हो गई। दूसरी एग्जाम्पल, झूठ है। झूठ जो है वो हराम है हलाल है? हर किसी को पता है कि झूठ हराम है। झूठ हम क्यों बोलते हैं? फितना फैलाने के लिए, इसलिए झूठ हराम किया गया है। लेकिन अगर वही झूठ हम किसी का घर बचाने के लिए, किसी का रिलेशनशिप बचाने के लिए बोलते हैं, तो वो क्या हलाल होता है हराम होता है? फतवे मौजूद हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, वो हलाल होता है अगर आपने किसी का घर बचाने के लिए झूठ बोला है। तो बेसिकली हर चीज के पीछे एक रीजनिंग है, अगर आप वो रीजनिंग हटा देते हो तो वो चीज हलाल हो जाती है। तीसरी एग्जाम्पल भी सुन लो। एग्जाम्पल देते हैं। देखो, पिछले जमाने में क्या होता था, जो औरतें हैं उनको अकेला ट्रैवल नहीं करने दिया जाता था। वो कहते थे कि मना है, सही है, हराम है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस टाइम लंबे लंबे सफर होते थे। अगर आपने सिर्फ उम्रा करने भी जाना है तो आपको 8 महीने 1 साल लग जाता था उम्रा करते हुए। तो साथ में महरम का होना जरूरी होता था। अगर महरम नहीं होता था तो उसकी इज्जत का प्रॉब्लम हो सकता था, कोई ज्यादती कर सकता था, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए उसको हराम किया गया था। आज के जमाने में क्या है, आप एक फोन के ऊपर आप जाओ, टिकट्स बुक करो, आपको एयरप्लेन्स की टिकट्स बुक करो और आप जाके उम्रा करके आ जाओ, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए आप वो हलाल है। फतवे मौजूद हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। तो मैंने आपको 3 बड़े रीजंस दे दिए। रीजन क्या मैंने आपको बता दिया, हर चीज के पीछे एक रीजनिंग है, अगर आप वो रीजनिंग हटा दो तो वो चीज हलाल हो जाती है। अब हम समझते हैं कि इंटरेस्ट जो है, जो सूद है, उसको हराम क्यों किया गया था। तो सूद को, इंटरेस्ट को बेसिकली हराम इसलिए किया गया था कि उस टाइम के जो मालदार लोग होते थे, यानी कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता था, वो क्या करते थे, वो गरीबों को पैसा देते थे उधार के ऊपर, और उनको उसके ऊपर मनफत का मुतालबा करते थे। यानी कि वो कहते थे कि हम आपको अगर 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस के ऊपर हमें कुछ पैसे दो उसके ऊपर। तो ये बेसिकली सूद है, और ये देखा जाए तो ज्यादती है। इस्लाम में बेसिकली अपने भाई की मदद करने का कहा गया है, ये नहीं कि उसकी मजबूरी से फायदा उठाया जाए। सही है। तो इसलिए इस्लाम ने कर्जा हसना का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि अगर आप किसी को कर्जा दे रहे हो तो दे के भूल जाओ, वो जब मर्जी दे, वो उससे फिर आपका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कर्जा हंसना। सही है। तो बेसिकली ज्यादती होती थी, किसी को पैसा दे के उससे और पैसे लो। तो इसलिए बेसिकली सूद को हराम किया गया था। ये कहा गया था कि भाई आपने इस तरह का कोशिश नहीं करना, देना भी है तो कर्जा हंसना दो। रीजन आपको पता चल गया सूद क्यों हराम था। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मुझे एक बात बताएं कि अगर आप आज जाओ बैंक से 10 करोड़ रुपए उधार लो, 10 करोड़ रुपए उधार लेने के बाद, लोन पे लेने के बाद आप एक कंपनी बिल्ड करो, उसमें 200 वर्कर्स रखो। अब वो जो 200 वर्कर्स हैं, उनके घर का जो चूल्हा है वो जल रहा है उस कंपनी की वजह से, जो कि सूदी कारोबार पे चल रही है। वो चीज हलाल होगी या हराम होगी? आप मुझे इस चीज का आंसर दो। पीछे से वो रीजन हट गया है, अब बेसिकली लोगों को फायदा हो रहा है। सही है। और सूद जो, बेसिकली जिस सूद की हम बात करते हैं, वो ट्रेडिंग में वो वाला सूद नहीं होता। सही है। हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? इस्लाम ने हमेशा जब भी गौर किया है तो इखलाकियात पे गौर किया है, इंसानियत पे गौर किया है कि इंसानियत को आपकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं बायंस को इंटरेस्ट पे कर भी रहा हूं तो क्या इसमें मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहा हूं? सो द आंसर इज नहीं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। सही है। किसी इंसानियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और मैं इस चीज की गारंटी लेने के लिए तैयार हूं कि इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर और अहदीस के अंदर
किसी एक जगह भी सूद देने वाले को गलत नहीं कहा गया, जो लेने वाले हैं उनको गलत कहा गया है। अब इसमें एक हदीस आती है, जिसको जो हदीस कोट करते हैं लोग, कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों को जहन्नमी बताया गया है बेसिकली आप सल्लम की तरफ से। वो हदीस इस तरह नहीं है, आप जाके उस हदीस का प्रॉपर मफहूम पढ़ें। सही है, मैं अपनी बायो में एक लिंक लगा दूंगा, वीडियो भी आप वो जाके देख सकते हैं। बेसिकली उस हदीस के अंदर आप लोगों को यह बताया गया है कि जो सूद लेने वाला है और दिलवाने वाला है, देखो इस चीज को लेने वाला, दिलवाने वाला, लिखने वाला और उसको देखने वाला, वो सब के सब जहन्नमी है। अब इसी हदीस का थोड़ा मफहूम समझने की कोशिश करो। उस टाइम क्या होता था कि सूद लेने वाले प्रॉपर एक इदारे होते थे, जैसे आज बैंक्स हैं, उसमें 50-100 मुलाजिम काम करते हैं, तो इसी तरह उस वक्त भी इदारे होते थे जो सूदी कारोबार को चला रहे होते थे। उसके अंदर आप सल्लम ने बेसिकली क्या कहा था कि जो सूद ले रहा है और जो दिलवा रहा है, दिलवाने वाला कौन है? वर्कर्स होते थे जो जाते थे, जो गरीबों को उठाते थे, कहते थे कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो हम आपको दिलवा देते हैं सूद के ऊपर। वो जो सूद दिलवा रहा होता था वो कौन होता था? वो उस इदारे का हिस्सा होता था, इसलिए उसको भी क्या कहा गया था? उसके ऊपर भी लानत की गई थी। तो ये वाला हिसाब नहीं था जो लोग आप समझ रहे हो कि सूद देने वाले पे नहीं, सूद देने वाले पे किसी एक जगह भी गलत चीज, बल्कि वो तो मासूम है, वो जो सूद दे रहा है एक बंदे का, अगर गरीब है उसको पैसे की जरूरत है, वो गया उसको सूद पे पैसा मिल रहा है, तो वो क्या, वो तो मासूम हुआ बेचारा। सही है, आप जाके इस चीज को प्रॉपर इसकी स्टडी कर सकते हो। मैं किसी चीज को क्लियर करना नहीं है, मैं अपनी जो मेरी बेसिकली रिसर्च है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये सीन होता था, आप लोग जाके इसका प्रॉपर स्टडी करो। तो मेरे मुताबिक अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो उसमें कुछ गलत नहीं है। सही है, इस चीज का होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट का क्या सीन है। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े रीजन के ऊपर, वो है कि अंडरलाइंग एसेट्स को ऑन ना करना, यानी कि माल पे मलकियत ना रखना। लोग ये कहते हैं कि अगर आप, इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके पास ओनरशिप नहीं है एक चीज की तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। सही है, ऐसी बात है, और अगर आप सेल करते हो तो वो हराम है बेसिकली। अब मुझे बताओ कि इस चीज को हराम क्यों कहा गया था? इस्लाम ने ये क्यों कहा है कि आप ऑन द स्पॉट बाय और सेल करो? वो इसलिए कहा गया था क्योंकि गरर का, यानी कि धोखा होने का खतरा होता था। अब एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक हदीस है हजरत उमर के वक्त की ना, उस टाइम मैं उसको प्रॉपर आपको समझाने वाला हूं। हदीस का नंबर भी मैं शायद यहां लिख दूंगा। वो हदीस इस तरह थी कि दो सहाबी थे, एक सहाबी का था खजूरों का बाग, एंड दूसरे सहाबी जो थे वो बेसिकली ताजिर थे। कौन थे? ताजिर थे। जो खजूरों के बाग वाले सहाबी थे उनकी खजूरें अभी तक नहीं लगी थी, उनकी खजूरें अभी तक नहीं लगी, तो उनको कुछ पैसों की जरूरत थी। तो उन्होंने, जो ताजिर साहब थे, उनको कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे वो पैसे दे दो, जब बाद में खजूरें लगेंगी ना तो मैं आपको वो बेच के पैसे दे दूंगा, या आप मेरे से खजूरें लेके तिजारत कर लेना। उन्होंने कहा जी ओके, कोई मसला ही नहीं है, कर लेते हैं। उन्होंने उनको पैसे दे दिए, और बाद में क्या हुआ कि 3 महीने बाद बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, फ्लड्स आए, और जो है ख़त्म हो गया सीन। सही है, वो खजूरें लगी ही नहीं। तो अब ये बहुत बड़ा मसला बन गया। जब वो हज़रत उमर के पास अदालत में गए तो उनको पता चला कि भाई, उनको सारा बताया मामला कि ये मामला है, पड़ा खजूरें थी पड़ी, वो तो अब लगी नहीं है, तो पैसे इसने मेरे से लिए थे, अब क्या करना है? तो उस टाइम ये रूल नाफिज हुआ था कि आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप ऑन द स्पॉट करोगे, तिजारत करोगे, एक हाथ से दोगे, दूसरे हाथ से लोगे। क्यों? क्योंकि धोखा होने का खतरा है। सही है, उस टाइम जो है फोरकास्टिंग नहीं होती थी। आज तो आपको पता है 30 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि भाई बारिशें होनी है, फ्लड्स आने हैं, ये होना है, वो होना है, आपको पता चल जाता है। कोई नागानी आफत भी आनी होती है तो वो आपको ऑलमोस्ट आप उसका पता लगा लेते हो। जल्जले का आजकल पता चल जाता है कि जल्जला किस वक्त जो है आ सकता है। तो बड़े मतलब के एडवांस हो चुकी है दुनिया। तो बेसिकली इसलिए हराम किया गया था अंडरलाइंग एसेट को जब आप ऑन नहीं करते थे तो ट्रेडिंग करना। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा है, आज के ज़माने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अगर बाइनेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो या फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, आप अंडरलाइंग एसेट्स को ऑन नहीं कर रहे, उसमें कौन सा धोखा हो रहा है? आपको पता है कि लिक्विडेशन प्राइस आपकी किस जगह है, आपको पता है आपका रिस्क क्या है, आपको पता है आपका टेक प्रॉफिट क्या है, आपको पता है किस पॉइंट पर जाके आपका अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है। एक एक चीज़ का आपको पता है। आप जब ट्रेड कर रहे होते हो, जब अकाउंट ओपन कर रहे होते हो, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर रहे होते हो। वो साइन क्या होता है? आप कभी आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है? नहीं पढ़ा, आपने तो जो स्टिक करके आपने वो कर दिया। उसमें हर चीज प्रॉपर बताई जाती है। सही है, तो उसमें फिर धोखा किस चीज का हुआ? अब जब धोखा नहीं है, रीजन पीछे से हट गया, तो वो चीज कैसे हराम हो गई? अब थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा रैशनल तरीके से सोचो, आपको पता चलेगा कि यार इस्लाम ने कुछ चीजें उस वक्त के लिए हराम की थी। सही है, इसलिए वो चीज मना थी। लेकिन आज अगर आप थोड़ा अकली दलाइल अगर आप लो, आपको समझ आएगा, रैशनल तरीके से सोचो कि यार इस तरह नहीं है, अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। होप सो आप लोगों को
ये समझ आ गया होगा। अगर तो कोई इस तरह की चीज़ है जो कि आप लोगों को बुरी लगी हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे किसी भी चीज़ से इख्तलाफ है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले, मुझे नॉलेज, मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की कि अगर मैं किसी चीज़ में गलत हूँ तो मुझे बताया जाए ताकि मैं इस चीज़ को स्किप करूँ। ये बेसिकली मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। ये 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है भाई, बहुत बहुत लंबी वीडियो बन गई है। अब इंशाल्लाह चलते हैं। अगर आपको कोई भी कंसर्न है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।